हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉजिस्टिक। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कुछ जनरल टर्म्स देख लेते हैं हम। एक्ट नंबर 9 है ये 1872 का। गवर्नर जनरल की एसेंट इस एक्ट को 25 अप्रैल 1872 को मिल गई थी और एनफोर्स हो गया था ये इंडिया में 1 सितंबर 1872 को। इस एक्ट का प्रीएम्बल हमें ये बताता है कि जहाँ कहीं पर भी हमें डिफाइन करना होगा या अमेंड करना होगा सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो डिफाइन और अमेंड इस एक्ट के प्रोविजंस यानी कि इस एक्ट के सेक्शंस के थ्रू किए जाएंगे। बाकी इस एक्ट से पहले कॉन्ट्रैक्ट एज सच कहीं डिफाइन नहीं था। बहुत सी अलग अलग परिभाषाएं थी, जैसे कि एग्रीमेंट और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा था, पर एज सच कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन नहीं था। इस एक्ट से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर जितने भी एग्रीमेंट्स हुआ करते थे, वो दोनों पार्टी के अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से हुआ करते थे। जैसे कि हिंदूज अपना लॉ अप्लाई करते थे, मुस्लिम्स अपना लॉ अप्लाई करते थे। कुछ इस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे। और ये एक्ट ड्राफ्ट किया गया था जेम्स फिट्स स्टीफन के द्वारा, और थर्ड लॉ कमीशन से ये एक्ट आया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स तो क्या, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप देख सकते हैं। और ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। आप लोगों को पता ही होगा, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दो टाइप के लॉज होते हैं। सब्सटेंटिव अपना जो राइट्स ड्यूटीज के बारे में बताता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन पीनल कोड। प्रोसीजरल लॉ जो होता है वो पूरे प्रोसीजर के बारे में बताता है, जैसे कि सीआरपीसी, सीपीसी एग्जाम्पल है प्रोसीजर के। और बाकी ये एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, ये एक नॉन एग्जॉस्टिव लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू गवर्न नहीं होते, और भी एक्ट हमें रेफर करने पड़ेंगे, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला अपना जनरल पार्ट जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में दिया गया है, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक। दूसरा सेल्स ऑफ गुड्स, सेक्शन 76 से सेक्शन 123, जो कि अब रिपील्ड हो चुका है क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ गया है। फिर तीसरा पार्ट है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 124 से 238 तक। फिर लास्ट पार्ट है पार्टनरशिप, जो कि अगेन रिपील्ड हो चुका है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अपना आ चुका है। मेजरली 2 पार्ट्स में अपन देख सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। पहला जनरल प्रिंसिपल्स, दूसरा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, 1 से 75 सेक्शन तक, और दूसरे पार्ट में 124 से 238 तक। फर्स्ट पार्ट जो है सेक्शन 1 से 75, उसको भी अपन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 6 चैप्टर्स में। पहला चैप्टर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस, दूसरा चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड एग्रीमेंट्स, तीसरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, चौथा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, और छठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ कहीं पर भी किसी भी पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच कर दिया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो जिस पार्टी को रेमेडी लेनी है, वो पार्टी इस एक्ट में भी आ सकती है चैप्टर 6 में, या फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी जा सकती है, जैसा कि यहाँ पे मैंशनड है। और जहाँ कहीं पर भी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपना साइलेंट होगा, वहाँ पे अपन जजमेंट्स रेफर कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। और फॉरेन लॉ भी रेफर किया जा सकता है, मोस्टली इंग्लिश लॉ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है इंग्लिश लॉ से, जो कि अपन आगे देखेंगे। इस एक्ट की कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब 1872 से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, एग्रीमेंट्स हुए, उन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होएगा। आने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, एग्रीमेंट्स है, उन सब पर ये एक्ट अप्लाई होगा 1872 के बाद वाले। अब देख लेते हैं अपन इसका डेफिनेशन क्लॉज, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में यही मेंशन्ड है कि कहाँ कहाँ पर ये एक्ट अप्लाई होगा, पूरे इंडिया में अप्लाई होगा, एक्सेप्ट कस्टम यूजेज उनके अलावा। और पहले जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता था, अब ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद से जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है। अब बात करते हैं इस एक्ट की पहली डेफिनेशन की, सेक्शन 2A, प्रपोजल। तो प्रपोजल सीधे से शब्दों में अगर अपन देखें, तो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है कुछ काम करने की या कुछ काम नहीं करने की, इस व्यू से कि सामने वाला उस बात में मान जाए, एसेंट दे दे अपनी,
सामने वाला एसेंट दे दे, इस एक्ट और एब्सटिनेंस को अपन प्रपोजल कहते हैं। बेयर एक्ट लैंग्वेज अगर देखें तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or abstain from doing anything with the view of obtaining assent of other, then such act or abstinence is known as proposal. इंग्लिश लॉ में इसे ऑफर कहा जाता है और इंडियन लॉ में प्रपोजल। अब प्रपोजल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियरली इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। टू डू एनीथिंग ये अपना पॉजिटिव हो गया, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग ये अपना नेगेटिव हो गया। अब बढ़ते हैं अपन अपनी अगली डेफिनेशन के ऊपर, प्रॉमिस। तो जिस पर्सन को प्रपोजल दिया था अपन ने इससे पहले डेफिनेशन में, वो पर्सन अगर अपनी एसेंट सिग्निफाई कर देता है, अपनी कंसेंट दे देता है, तो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है और ये बन जाता है अपना प्रॉमिस। तो सिंपल सी टर्म है, प्रॉमिस कब मानी जाएगी? जब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, प्रपोजल जो दिया वो एक्सेप्ट हो गया तो वो बन गया प्रॉमिस। अब अपन ने इन दोनों डेफिनेशंस में दो पार्टीज को देख लिया, वो दोनों पार्टीज डिफाइंड है सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में। पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल is called promiser, as simple as it is, and the person who accept the proposal is known as promisee, as simple as it is. अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कंसिडरेशन की। इंडियन लॉ में मतलब कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन जो है प्रोमिसी से भी आ सकती है और अदर पर्सन से भी आ सकती है, पर इंग्लिश लॉ में केवल प्रोमिसी ही कंसिडरेशन दे सकता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, जो अपन ने इससे पहले डेफिनेशन में पढ़ी प्रोमिसर की डेफिनेशन, तो प्रोमिसर के डिजायर पर जब प्रोमिसी या अदर पर्सन हैज डन एन एक्ट और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट और डज एन एक्ट और एब्सटेन्स और promises to do an act or promise to abstain, then it is known as consideration. ये एक्ट और एब्सटिनेंस ही कंसिडरेशन कहलाता है। अब ये इस डेफिनेशन में क्लियर है कि ये एक्ट और एब्सटिनेंस प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। तो ये डेफिनेशन क्लियर है, सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिस या अदर पर्सन कोई भी काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन केवल मॉनेटरी टर्म्स में हो, कोई भी काम करना या काम नहीं करना भी कंसिडरेशन कहलाता है। अब देख लेते हैं अपन अगली डेफिनेशन रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इससे पहले एक डेफिनेशन है एग्रीमेंट की, सेक्शन 2 सब क्लॉज ई में। एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, कोई भी एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जिसमें कंसिडरेशन आ जाती है ईच अदर के लिए, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। मतलब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। अभी केवल एग्रीमेंट बना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, वो अपन आगे देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा। अब देखते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होती है? प्रोमिसेस जो फॉर्म करती है कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। दोनों पार्टी से जब कोई प्रोमिसेस आ जाती है तो वो हो जाती है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब आगे देखते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन हो गई है अपनी ऑलरेडी। अब एग्रीमेंट भी दो तरीके के होते हैं, अभी तक केवल एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। जब वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल नहीं है, तो वो अपना कहलाएगा वॉइड एग्रीमेंट। और एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ है, वो हो जाएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 सब क्लॉज जी, सेक्शन 2 सब क्लॉज एच दोनों क्लियर। enforceable by law is equals to contract, not enforceable by law is equals to void agreement. अब कॉन्ट्रैक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना voidable कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है अपना void कॉन्ट्रैक्ट। voidable कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ तो था, पर एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है ना, एनफोर्सिबल बाय लॉ
केवल वो एक पार्टी के द्वारा है कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो होएगा वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ अदर पार्टी। जिस पार्टी के द्वारा वो एनफोर्सेबल नहीं है, उसके ऑप्शन पे है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकती है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ था, इसलिए वो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पर वो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब अब वो लॉ की नजरों में वैलिड नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अपना वॉइड। सेक्शन 2I और सेक्शन 2J भी अपना क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।